चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैथ गणित के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को जो है मैंने आज अपने वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से जो है सॉल्व करने वाले हैं और ये मेरी गारंटी है 100% कि आपको जो है हर चीज़ जो है क्लियर समझ में आएगी। ये वीडियो मेरा पार्ट 3 है। हाँ जी, पार्ट 3 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट वीडियो 2 आ चुके हैं मैथ गणित के ऊपर, जिसमें मैंने हर चीज़ जो है अच्छे से समझाई है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन गिवन है, ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हाँ जी, देखो a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे a दिया हुआ है और b की वैल्यू को हमें बताना है, तो इसका मतलब हमें जो है माइनस करना होगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो जनरल मेथड होता है, मेथड फर्स्ट, जिसमें जनरली हम जो है देखो इस तरह से मेथड फर्स्ट क्या होता है। हाँ जी, मेथड फर्स्ट होता है हमारा a प्लस बी का, हाँ जी, एक दिन का काम कितना होगा। जब 6 दिन में पूरा करते हैं a और b मिलकर, तो एक दिन में कितना होगा 1/6, ठीक है। एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का, ये हो जाएगा 1/18। इसी तरीके से हम b का भी हम जो है निकाल सकते हैं एक दिन का काम, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस 1/6 में से इस 1/18 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है b का एक दिन का काम हमारा निकल जाएगा। हाँ जी, 1/6 में से हमें जो है 1/18 को माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, हाँ जी, 1, दैट इज़ 2/18, दैट इज़ 1/9, ठीक है। मतलब कि b जो है, b क्या करता है, a का एक दिन का काम 1/9 है, तो b को टोटल टाइम लगेगा, कितने दिन उसे लगेंगे। हाँ जी, b को कितने दिन लगेंगे, ये जो यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, यही जो है उसे टोटल दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। अगर उसे यही काम यहाँ पे तो a प्लस बी को मिला है तो वो 6 दिन में करते हैं। a को अगर मिल जाए अकेला तो 18 दिन लगा देगा, b को अगर अकेले को मिल जाए कि भाई तू काम कर ले, तो उसे 9 दिन लगेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकंड से देख लेते हैं। मेथड सेकंड क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है, एलसीएम मेथड हमारा होता है a प्लस बी का 6 दिन में करते हैं। यहाँ पे हम एक दिन का नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम जो है टोटल दिन मानेंगे 6 दिन, और इधर से a का जो है कितना है 18, बस इनका हमें जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा 18, हाँ जी 18 हो चुका है हमारा। और इधर से आप इस 6 से इस 18 को डिवाइड करो 3 बार, इस 18 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। अब हमें जो कि b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस करना होगा। 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और डिवाइड करेंगे, हाँ जी 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 निम, हाँ जी, यहाँ पे भी जो है हमारा 9 ही, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। पूरे के 9 दिन लगेंगे b को अकेला काम करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करूँगी फ्रेंड्स आपको जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550.80 में, हाँ जी, खरीदा। पहली छूट यहाँ पे वो कह रहा है 10% थी, तो दूसरी छूट हमें बतानी है कितनी थी। हाँ जी, उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ क्वेश्चन में क्या हमें करना है। देखो 720 जो है अंकित मूल्य था उसका, 2 छूट करी इसके ऊपर उसने 2 छूट लगाई, एक 10% की लगाई, अगली वो बोल रहा है कि हमें बताने की कौन सी छूट लगाई, ठीक है। और मूल्य घटने के बाद जो है ये हो चुका है। इतना समझ में आया कि हमें एक घड़ी का अंकित मूल्य, देखो आप इसको सिंपल भाषा में यहाँ पर आप समझ सकते हो, 720 है, ठीक है, इसको लिख दो 720। फिर वो क्या कह रहा है, जब हम देखो 10% की छूट लगाते हैं, तो हम जो है 100 से 10 को माइनस करेंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे 90/100। देखो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं ऐसा, देखो क्यों करती, बहुत से जो है बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 100 में से 10 को माइनस कर दिया। कई बार क्या करते हैं वे, बहुत से 7 से 20 का हम वो क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। हाँ जी, 100/90 कर लेते हैं। छूट तो वे लगाते हैं लेकिन 100/90 कर लेते हैं। ये जो है कन्फ्यूजन बहुत बच्चों में होता है। अभी भी मैं जो है इसको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है, क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो लिखने में जो है इतनी गड़बड़ कर लेते हैं कि जो है क्वेश्चन के आंसर तक जो है गलत ही सॉल्व होना हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम नहीं करेंगे। अभी अब मैं आपको समझाऊंगी क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं। 720 गुणा 90, ठीक है। अब अगली छूट क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हमें बतानी है कि दूसरी छूट कितनी होगी। देखो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 - x/100, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको कैसे भी ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ जी, टोटल देखो, टोटल हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है,
माइनस कि हमें जो है छूट करनी है तो माइनस करना पड़ेगा, दूसरी छूट हम मान लेते हैं वो x है, और डिवाइडेड बाय 100, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या कह रहा है, कितना हमें जो वैल्यू बनानी है 550.80 हमें जो है वैल्यू बनानी है, ठीक है। देखो इस हमारी जो है ये वाली इक्वेशन बन चुकी है, बस हमें जो है इसको सोल्व करना है, समझ गए आप, इसको हमें सोल्व करना है। देखो मैंने अभी आपको समझाया 720 का, एक मिनट, इसको 720 का, हाँ जी, बहुत से क्या करते हैं 720 का लिखने में ही जो है इतनी गड़बड़ करते हैं, वो देखो क्या करते हैं 100/90 कर देते हैं। क्यों ये नहीं हो सकता, देखो हमें जो है जब छूट कर, देखो अगर जब मैं छूट करूँगी, ठीक है, वो इसलिए भी नहीं हो सकता, देखो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ कि वो इसलिए भी नहीं हो सकता। जब देखो ऊपर क्या है 100 है, नीचे क्या है 90 है, ठीक है। अब जब 100 की गुना अब जब 100 ऊपर आ रहा है 90 नीचे आ रहा है, तो 720 को वो क्या करेगा, आप मुझे बताओ। 720 को वो बड़ा ही तो बनाएगा, जब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, ठीक है। ये हमारा 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, देखो ऊपर जब बड़ी संख्या आती है और नीचे छोटी आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव, और वो जो है जब इसकी गुणा करूँगी मैं 720 में, तो वो बड़ी वैल्यू बना देगा, 720 को वो क्या बना देगा, बड़ा बना देगा। तो देखो ये न्यूमेरिकल के तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। 720 का 100/90 इसलिए नहीं हम लिख सकते, हमको अगर देखो हमें क्या करना है, छूट करनी है, छूट करके हमें जो है मूल्य को घटा हुआ बनाना है। तो जब मूल्य को घटा हुआ बनाएंगे तो 720 का, देखो जब हमें घटाना है तो हम क्या कर रहे हैं 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 करेंगे अपॉन 100। अब देखो इस 720 को गुणा कर रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो ऊपर क्या है छोटी वैल्यू है, नीचे क्या है बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है और नीचे क्या है बड़ी, तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ जो है देखो 0.9 मतलब कि छोटी वैल्यू ही आएगी, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो जब छोटी वैल्यू आएगी तो वो जो है इसकी गुना को मतलब 720 को जो है छोटा कर देगी, ठीक है, 720 को वो छोटा कर देगी, और छोटा ही तो हमारा जो है मूल्य है, छोटा होने मतलब छूट लगने के बाद ही तो हमारा जो है मूल्य घटकर जो है 550.80 हो जाता है, ठीक है। देखो ये उनका लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्हें कन्फ्यूजन होता है लिखने में, ठीक है। तो आपको अगर आपको छोटा करना है तो आपको जो है ऊपर छोटी वैल्यू ही जो है लगानी होगी, छोटी वैल्यू ही जो लगानी होगी, तो हम जो है 100 में से 10 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ कि बहुत से बच्चों को जो है लिखने में जो है गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हाँ जी। यहाँ पे आपको क्या करना है 1 - x, दूसरी हम मान लेते हैं वो x है, x अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या बना दिया उसने 550.80। अब बस यहाँ से आप जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू का आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, हाँ जी। ये अब देखो ये वाला 100 जो है यहाँ से कट जाएगा, अब देखो यहाँ से जो है ये वाला 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, 100 - x अपॉन 100 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से हमारे पास 72 गुणा 9 चल रहा है, ये गुणा में है तो नीचे जो है 550 के नीचे चला जाएगा। देखो हमें क्या करें यहाँ पे, हमारा क्या निकल जाएगा 550.80, हाँ जी, गुणा, अब देखो हमारा वो जो नीचे वाला 100 था वो ऊपर आ चुका है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 72 गुणा 9 हमारा है। अब इस 100 की अगर मैं गुणा करूँगी तो ये जो है पॉइंट को हटा देगा, तो इसलिए ये जो है यहाँ से कट जाएगा। अब 72 के गुणा 9 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये टोटल जो है 85 बार कटेगा, समझ गए, 85 बार जो है हमारा कटेगा। और वैल्यू हमारे पास इधर साइड में क्या बच रही थी 100 माइनस, हाँ जी 100 - x तो बच रही थी, क्योंकि जो है 100 हमारा ऊपर चला गया था इधर, ठीक है। देखो मैं हर चीज़ इसलिए क्लियर बेसिक से इसलिए समझा रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है इतना भी क्लियर नहीं होता है कि ये ऊपर चला गया, ये ऐसे हो गया, इधर जाके माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो ये इसलिए जो है मैं बोल रही हूँ, ठीक है। 100 - x यहाँ पे जो है 85 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाँ जी 100 - x इज इक्वल टू हमारा था 85, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 100 में से 85 को माइनस करेंगे, दैट इज़ 15% जो है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 4 बक्सों का वजन जो है 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित बक्सों के किसी भी संयोजन से, हाँ जी, कुल वजन किलोग्राम में से कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में से एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। हाँ जी, हमें यहाँ पे बताना है बक्सों के किसी भी संयोजन से। देखो जब हम संयोजन का मतलब आपको पता है, संयोजन का मतलब क्या है, या तो देखो संयोजन का मतलब होता है या तो एक बार जो है हाँ जी इसे लो, इसे लो, इसे लो, इसे लो, एक बार ले लिया। दूसरी बार संयोजन हमारा क्या बनेगा, ये हमारा पहला संयोजन है। दूसरी बार संयोजन क्या बनेगा, एक बार इसे लो, एक बार इसे लो, एक बार इसे लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में से कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है।
एक बक्सा हम जो है एक ही बार लाएंगे, सिर्फ एक से जो है 2 बार नहीं प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। अब किसी तरह से भी जो है इनका संयोजन जो है मतलब इनको कंबाइन करके जोड़कर उनका जो योग है यहाँ पे हमें बताना है कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम जो है उनका। अब देखो ऑप्शन से हम देख लेते हैं 150 क्या हमारा बन सकता है, 150 क्या मेरा 150 जो है बन सकता है। जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा, जैसा कि वो बोल रहा है किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 150 अगर मैं लाऊं तो क्या मैं 20 को जोड़ दूं, हाँ जी 30 को, इन चारों को जो है हम जो ऐड करके देख लेते हैं कि क्या हमारा हाँ जी ये हमारा जो है 10 और ये हो जाएगा 5, हाँ जी 150 हमारा निकलता है, हाँ जी तो ऑप्शन 1 हमारा निकलता है, ठीक है। अब दूसरा संयोजन देख लेते हैं 110। हम एक बार हम क्या लेंगे, एक बार हम लेंगे 60 को, एक बार हम लेंगे 30 को, एक बार हम 20 को ले लेते हैं, ठीक है। इस बार 40 को छोड़ देते हैं। पहले दूसरा संयोजन देख लेते हैं। दूसरा संयोजन कैसे बनेगा, 20, 30 हाँ जी और 60 को ले लेते हैं। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, हाँ जी 110 हो जाएगा, हाँ जी। तो ऑप्शन 2 भी हमारा ऑप्शन 2 से भी हम जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं कि मतलब ये वाला वजन भी इसका हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड से देख लेते हैं, तीसरा संयोजन हमारा कैसे बना सकते हैं। हमने इस बार 40 को मिस किया है, इस बार हम जो है 20 को मिस कर लेते हैं। 20, 30 और 60 को हम इस बार हम जो है 30 को और जी 40 को, हाँ जी और 60 को हम ले लेते हैं। देख रहे हैं संयोजन हमारा क्या बनेगा, 60 हाँ जी 40 और जी हमारा हो गया 30, ठीक है। तो ये हमारा संयोजन बनेगा ये हो जाएगा हाँ जी 130, ठीक है। ये 130 हो चुका है। चलो भाई यहाँ से भी हमारा जो है पता चल चुका है, लेकिन ऑप्शन 4 से 104 ही हमारा ऐसा बचेगा जो कि हम यहाँ पे इनका संयोजन कैसे भी करके जो हम अगर लाएँ ऐड करें तो 140 हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 5 tan a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 5 sin a माइनस 3 cos a डिवाइड बाई sin a प्लस 2 cos a इसकी वैल्यू को हमें वहाँ पे बताना है। देखो ये आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप या तो 10 की वैल्यू यहाँ पे देखो, पहले तो 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे यहाँ से निकल जाएगी, tan a इक्वल टू 4/5, ठीक है। पहला तो तरीका क्या है, पहला मेथड क्या है, या तो आप जो है 10 है यहाँ पे अभी आप 10 बना लो और जो है सोल्व कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो 10 है, आप जो है एक ड्रॉ करो एक ट्राइंगल उसको समकोण वाला, और यहाँ पे 10 का मतलब क्या होता है, 10 लंबटे आधार होता है। इसकी वैल्यू को आप निकालो यहाँ से। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन लंबटे कर्ण होती है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। कोस की वैल्यु क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है, यहाँ पे पुट करो। दोनों जगह पे यहाँ पे पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हो, ये पहला, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, अब पहले वाले से कर लेते हैं। हाँ जी देखो 4/5 होगी 10 की वैल्यू, हम जो है कोस से डिवाइड करेंगे इसको सारी को, ऊपर भी हम जो है कोस से डिवाइड करेंगे। 5 जब साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, हाँ जी माइनस के 3 कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए। कोस ए से हमने डिवाइड कर दिया, इसी तरह से हम नीचे भी जो है हम डिवाइड करते चलेंगे। साइन ए देखो कोस ए प्लस के 2 कोस ए और डिवाइडेड बाई कोस ए, ठीक है। अब देखो कोस नीचे भी कोस ए से डिवाइड, ऊपर भी कोस ए से डिवाइड। अब इसी ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन गया 10, और ये हमारा जो है कट चुका है, ये भी हमारा कट चुका है, ये हमारा क्या बन गया 10 बचे है, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे 5 हाँ जी tan a माइनस के 3, क्योंकि कोस से कोस तो जो कट चुका है, यहाँ पे tan a प्लस के 2, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो है वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 गुना 4/5 माइनस के 3 डिवाइड बाय 4/5 प्लस 2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी 1 आएगा डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 4/5 प्लस के 2। अब देखो बस इसको सोल्व करना है यहाँ से, और कुछ नहीं। 1 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, हाँ जी 14/5, 5 ऊपर 5/14 कहाँ है हमारा 5/14, ऑप्शन 4 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है पारुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 7:5, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग दिया हुआ है 94। कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी। हाँ जी देखो क्लियर हुआ होगा आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या वो बोल रहा है, वर्तमान में उसका जो है अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग ये हो गया। तो देखो इस इक्वेशन से हम जो है क्या निकाल सकते हैं 7 हाँ जी कितना x, ठीक है 5 वर्ष बाद है, ठीक है। ये क्या है पारुल है, ये पारुल है, और ये है हमारा रोहित, ये रोहित है। पारुल क्या है 7x, ठीक है। रोहित क्या है हमारा 5x, और वो कह रहा है 5 वर्ष बाद
दोनों में जो है 5 5 जुड़ेगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद इधर भी हमारा 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है 94 जो है इनका योग हो जाएगा। अब जो हमें क्या करना है 95 4 इनका योग करना है, तो योग कर देंगे, बस समझ गए आप। पारुल रोहित में 5 वर्ष जो है आगे बढ़कर उनका जो आयु का योग हुआ वो 94 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से जो है आप x की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 5 देखो 12x हो जाएगा प्लस के, हाँ जी, और 5 और 5 इधर से 10, क्योंकि हमारा जो है ऐड किया था हमने, और इधर हमारा क्या है 94। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो 94 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 84। यहाँ पे 12x चल रहा है, हाँ जी। x को डिवाइड करना, 84 को डिवाइड करना है 12 से, हाँ जी। तो ये हो जाएगा मेरा 7 वर्ष यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड हुई है। कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी, ठीक है। ये मुझे बताना है। अभी कितने वर्ष लगेंगे, देखो यहाँ पे पहले मुझे उनकी आयु निकाल लेंगे, क्योंकि पारुल जो है बड़ी है, रोहित जो है छोटा है। तो पारुल क्या होगी, यहाँ पे पारुल की वैल्यू होगी 7 की गुणा 7 में करेंगे, क्योंकि हमें जो है x लगाया था यहाँ पे अलग करने के लिए, तो 7 की गुणा 7, हाँ जी। ये पारुल निकल जाती है 49। अब हमें रोहित की वैल्यू सॉरी आयु निकाल लेंगे। ये रोहित है, रोहित कितना होगा 5 की गुणा करेंगे 7 में, हाँ जी 35। रोहित 35 वर्ष है वर्तमान में, तो पारुल जो है 49 वर्ष है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी, कितने वर्ष बाद रोहित की आयु। अब देखो बराबर करने के लिए हमें नहीं पता कि कितने टाइम लगेगा, ठीक है। तो 35 की जो है हम, जब हमें नहीं पता है तो 35 प्लस हम जो है कोई भी संख्या मान सकते हैं, वही मान लो जो कि पहले हमने x माना था। तो हमें जो है बराबर करना है कितना 49 के। तो ये वहीं से वैल्यू y की वैल्यू अब जो है फाइंड कर लो, 49 माइनस 35 ये हो जाएगा, हाँ जी 14 यहाँ से निकल जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि टीवी और फ्रिज के मूल्य में, हाँ जी 3:2 का अनुपात है, तो तथा टीवी का जो मूल्य है फ्रिज के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है। टीवी का ज़्यादा है, देखो यहाँ पे वो रेशो से भी आप बता सकते हो कि टीवी का जो है मूल्य वो ज़्यादा है। तो वो कह रहा है 6,000 रुपये ज़्यादा है, तो फ्रिज का मूल्य क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज उम्मीद करूँगी आपको जो समझ में आई होगी। देखो आपको जो है, देखो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछूंगी फ्रेंड्स, आपको जो है उसका आंसर जो है कमेंट करके बताना होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है देखो कई बार जो है एग्ज़ाम में आए हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जो है हर चीज़ और हर क्वेश्चन क्लियर समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स अब देखो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे टीवी और फ्रिज के मूल्य में जो है 3:2 का अनुपात है। अब देखो टीवी का, देखो 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ, भाई जब वो ये कह रहा है, देखो या तो आप x मान के भी कर सकते हो, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 3 में से 2 डायरेक्टली माइनस कर दिया, या तो बोलते हैं कि इसको अलग करने के लिए आप x से जो है मल्टीप्लाई करो। अब चाहे तो x से मल्टीप्लाई करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। डायरेक्टली भी आप जो है कर सकते हो। 3 शॉर्ट टिक जब डायरेक्टली करते हैं तो शॉर्ट टिक हम उसे मानते हैं। तो 3x - 2x अगर मैं करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है 6,000 रुपये अधिक है। आप x के थ्रू भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। कितना निकल गया मेरा x = ये निकल गया 6,000। अब वो क्या है फ्रिज का मूल्य मुझे बताना है। फ्रिज कौन है 2, ठीक है, क्योंकि टीवी जो है 3 है तो फ्रिज हमारा क्या है 2 है। तो फ्रिज का मुझे मूल्य बताना है। x मेरा कितना है 6,000 है, तो 2x कितना होगा, 6 की गुना करेंगे 12 में, सॉरी x की गुणा करेंगे हम 2 में, क्योंकि हमें जो 2x बताना है। यहाँ से देखो 6,000 की गुणा करेंगे हम, जब x मेरा 6,000 है तो 2x कितना होगा, ठीक है 6,000 की गुणा हो जाएगी 2 में, ये जो है फ्रिज का मूल्य होगा, ये हो जाएगा 12,000 यहाँ से। हाँ जी ऑप्शन 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। देखो शॉर्टिंग में मैं इसलिए जो है डायरेक्टली बोला था 3 में से 2 को हम माइनस करो, वो आपकी चॉइस है। देखो 1 कितना है 6,000 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 1 हमारा 6,000 के इक्वल है, और हमें बताना है 2 जो मूल्य होगा वो कितने के इक्वल होगा। 2 हमारा मूल्य होगा 6,000 के, हम गुणा करेंगे 2 में, ये हो जाएगा 12। हाँ जी उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। हर एक तरीके से जो है मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करती हुई चल रही हूँ, क्योंकि जो डाउट्स देखो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भी मन में आए थे, और जब हमने जब जनरली पहली बार हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इस तरह के डाउट्स जो हर बच्चे के जो है क्लियर नहीं होते हैं। तो ये जो है मैं मान के आपको जो है समझा रही हूँ कि ऐसा की जो कैलकुलेशन में आपको जो है उलझना नहीं है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 128, ये पूरा अंडर रूट में, और यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है। देखो इसको हमें मान निकालना है। पहले देखो हम जो है अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 16 को हम जो है जो अंडर होता है 16, तो इसको हम लिखते हैं 4, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है 260 माइनस ये अंडर रूट में है, और प्लस के 128 अंडर रूट में है।
बस अब 260 में से हम जो है 4 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 256, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं 256 का अंडर रूट। 256 का अंडर रूट क्या होता है, हाँ जी 256 का होता है अंडर रूट 16 होता है। यहाँ पे हम जो है 16 इसको लिख देंगे और इधर हमारा प्लस में ये चल रहा है तो 128 प्लस 16, हाँ जी 128 प्लस 16 पूरे का अंडर रूट, ये हो जाएगा 144 पूरे का अंडर रूट। 144 का अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 12, हाँ जी ऑप्शन 3 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु यहाँ पे दी हुई है 11 वर्ष है। 9 वर्षीय 5 नए लड़के जो है कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं, तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु हमें बतानी है, ठीक है। आप लैंग्वेज को समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, 15 की जो है औसत आयु यहाँ पे दी हुई है 11, 9 वर्ष के जो है 5 लड़के नए आए और तो हमें कक्षा की औसत आयु यहाँ पे हमें बतानी है। देखो क्या करना है, यहाँ पे 15 देखो उनकी आयु का योग जो होगा, 15 लड़कों की आयु का योग, यही तो हम करते चले आए हैं। देखो इसके लिए मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको समझाया है हर चीज़ बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है योग होता है और नीचे क्या होता है जितने की जो लड़के बोले होते हैं और यहाँ पे उसका औसत दिया हुआ है। औसत हमारा क्या है, हाँ जी 11, तो योग यहाँ से निकाल लो। योग क्या होता है, ये फॉर्मूले के थ्रू भी है, ठीक है फॉर्मूले के थ्रू है, इसलिए मैं आपको देखो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं ये भी हम जो है समझना होगा। हम यहाँ पे जो हम योग भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लड़के की संख्या भी निकाल सकते हैं, औसत भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जो योग निकाल लेते हैं। टोटल जो संख्या उनकी आयु का योग होगा वो क्या होगा, 15 की गुना 11 में करो आप, ठीक है, ये हो जाएगा उसकी आयु का योग। तो ये हाँ जी 165 यहाँ से निकल चुका है, 15 लड़कों की आयु का योग निकल चुका है। अब कह रहे हैं 9 वर्ष के नए लड़के आ जाते हैं, 9 वर्ष के 5 नए लड़के आए, 5 आए, ठीक है। अब देखो उनकी आयु का योग कितना होगा, 9 वर्ष के 5 नए लड़के आए तो उनकी आयु का योग होगा 9 की गुना करोगे 5 में, ये उनकी आयु का योग है, ठीक है। 9 पंजे 45, तो ये जो है उनकी आयु का योग, ये पहले था, ठीक है, ये बाद में 9 वर्ष के है जो 5 लड़के हैं उनका है। अब देखो लड़कों की औसत आयु अब बताने क्योंकि तो आ गए हैं तो उसका मतलब ऐड होगा, तो ऐड कर दो 165 में 45 को, हाँ जी 165 में आपको 45 को ऐड करना होगा, ये हो जाएगा हाँ जी 210 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या है औसत आयु बतानी है, ये तो क्या है योग है। अब बताओ औसत बताओ कैसे निकालते हैं उस फॉर्मूले से, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा आपको इस योग को, हाँ जी इसको 210 को किससे, कितने टोटल हो गए हैं अब बताओ कितने टोटल हो गए। पहले 15 थे, 9 वर्ष के 5 लड़के आए हैं, संख्या कितनी है 5 आए हैं, तो 5 और 15 हाँ जी 20 से आपको इसे डिवाइड करना होगा, ये होगा मेरा औसत अब 5 लड़के आने के बाद, तो ये हमारा निकल जाएगा 10.5, हाँ जी ऑप्शन 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इसका हाँ जी स्क्वायर, इसका मान मुझे बताना है, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, देखो tan निकालना होगा पहले और सेक निकालना होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या गिवन है, देखो हम जो है एक ट्राइंगल वो भी समकोण वाला ड्रॉ करेंगे। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है लंब बटे हाँ जी लंब बटे कर्ण, तो इसकी tan होता है लंब बटे आधार और कोस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम पहले जो है 10 इस वाली वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये वाले क्या होगी हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और उसका पूरे का करो अंडर रूट 25 माइनस 9 हाँ जी 16, मतलब कि यहाँ से जो है ये 4 निकल चुका है, ये हो गया मेरा 4, इतना क्लियर हुआ। अब देखो मुझे 10 की वैल्यू बतानी है, 10 की वैल्यू देखो भाई कहाँ से बताएंगे हम 10 की वैल्यू। 10 क्या होता है हमारे पास लंब बटे हाँ जी 10 क्या होता है, एक मिनट यहाँ से आप जो है इसको 10 होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, उसकी वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण होती है। आधार कौन है हमारा 4/5, तो सेक क्या होगा उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे आप 5/4 लिख सकते हो। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है स्क्वायर लगा के, ये हो जाएगा हाँ जी 4 8, एक मिनट 2 बार कट जाएगा और इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। अब कहाँ है ऑप्शन में 4, तो हाँ जी ऑप्शन 4 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई 100√3 है, तो सूर्य का 49 कोण हमें बताना है। देखो क्या करना है, क्या बोल रहा है वो यहाँ पे, एक खंभा है ऐसे 100 मीटर जो है वो लंबा है ऊंचा है मतलब, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है 100 मीटर उसकी परछाई 100√3 जो है उसकी छाया की लंबाई, ये खंभा है तो ये जो है उसकी छाया है, ये क्या है छाया है। जब ये छाया है तो उसकी वो क्या बोल रहा है 100√3 बोल रहा है, क्या बोला सूर्य का 49 कोण हमें बताना है। सूर्य का 49 कोण होता है ये, ठीक है। जब सूरज की जब यहाँ पे जो है सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी परछाई
जो है यहाँ पे इतना लंबी हो चुकी है, तो उसका अनुतांश कोण क्या होता है, ये होता है, वो हमें बताना है। ये हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आपको पता ही होगा, देखो जब हमारे पास दो वैल्यू इस तरह की गिवन हो, देखो ये आपको पता, पहले तो आप किस में आती हैं, टेन में आती है, साइन में आती है, कोस में आती है, बताओ किस में, लंब बटे आधार। हाँ जी, लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में होता है, तो हम टेन ही लिखेंगे, इसलिए हम टेन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू यहाँ पे जो हमारी टेन लंब बटे आधार होते हैं, इसलिए हम टेन लिखा। बहुत से जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, साइन लिखते हैं, कोस लिखते हैं, वो चाहे आपकी मर्जी है, फिर उसके लिए आपको ये निकालना होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप जो टेन लिखो, टेन लंब बटे आधार, हम मान लेते हैं टेन, ये देखो कितना बोला, टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार कितना है, 100 बटे, हाँ जी, √3। इतना क्लियर हुआ। अब बस यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 1/√3 हमारा बच गया है। ठीक है, अब ये 1/√3 बच गया है। अब टेन थीटा मतलब हमारे क्या निकला है, हाँ जी एक बार यहाँ से देख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मेरा निकल चुका है। ये किस में होता है, टेन 30 की वैल्यू होती है। हाँ जी, तो कोण थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, 30 आ चुकी है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो वीडियो क्लास में जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वो क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। पहले है आज का प्रश्न है हमारे पास, हाँ जी, दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उनके अनुप्रस्थ और घनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में कई बार जो है पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, इसका आंसर, तो इसके बाद जो है मेरी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई बटन पे आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए